नमस्कार दोस्तों, सरस्वती शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि यूरोपीय देश जर्मनी, जो कि अलग अलग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, किस प्रकार से बिस्मार्क की कूटनीति ने उसको एक करने का प्रयास किया। उसके बाधक तत्व क्या थे, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो एकीकरण को जर्मनी को एक होने में समस्याएं ला रही थी, तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण को सरल बनाया। यानी बाधक तत्व और सहायक तत्व, इन दोनों के विषय में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण किन परिस्थितियों में हुआ और कितने चरणों में। तो जर्मनी का प्रमुख रूप से जो एकीकरण है वो 3 चरणों में होता है। जिस प्रकार जर्मनी के राज्यों को हमने 3 भागों में बांटा था, वैसे ही यहाँ पर भी जर्मनी का जो है एकीकरण भी 3 भागों में चलेगा। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख समस्याएं आ रही थी। एक डेनमार्क, जो स्लेस्विक और होल्स्टाइन डचियों पर काबिज था। एक ऑस्ट्रिया, जिसका कि अधिकांश जर्मनी में प्रभाव था। और तीसरा फ्रांस। तो इन तीनों के साथ में बिस्मार्क ने अलग अलग नीतियों के तहत, अलग अलग रणनीतियों के तहत काम किया और इनको एक किया। तो सबसे पहला चरण जो हमें देखते हैं, स्लेस्विक और होल्स्टाइन पर डेनमार्क का। तो सबसे पहले डेनमार्क से युद्ध, उस युद्ध के बाद में गैस्टाइन की संधि, और उस संधि के बाद में जर्मनी के एकीकरण का पहला चरण पूरा। तो सबसे पहले आप देखिए, स्लेस्विक और होल्स्टाइन ये 2 डचियाँ थी। इन डचियों में स्लेस्विक ऐसी डची थी, ऐसी रियासत थी जहाँ पर डैन लोग और जर्मन लोग लगभग समान रूप से रहते थे, यानी कि बराबर की संख्या में रहते थे। डैन लोगों का जो था रुझान किसकी तरफ था? डेनमार्क की तरफ था। और जर्मन लोगों का रुझान जो था वो जर्मनी की तरफ था। दोनों अलग अलग चाहते थे। डैन चाहते थे डेनमार्क में मिल जाए, और जर्मन चाहते थे जर्मनी में मिल जाए। होल्स्टाइन दूसरी डची है। होल्स्टाइन में पर्याप्त रूप से बहुसंख्या में जर्मन लोग थे, और वहाँ पर किसी और जाति का वैसा विरोध नहीं था जर्मनी के साथ में मिलने का। अब देखिए, 1852 में लंदन में एक सम्मेलन होता है, और उस सम्मेलन में इन दोनों डचियों को डेनमार्क को सौंपा था। इस शर्त पर सौंपा था कि डेनमार्क जो है इन डचियों को कभी भी अपने राज्य के अंदर मिलाएगा नहीं, केवल प्रशासनिक रूप से वहाँ पर काबिज रहेगा, उसका शासन चलेगा। लेकिन इस सम्मेलन के 10 वर्ष बाद ही 1863 ईस्वी में जो है डेनमार्क ने इन डचियों को अपने राज्य का हिस्सा घोषित कर दिया। इसका विश्व समुदाय में विरोध हुआ। इस विरोध का फायदा उठाते हुए जो है बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ में एक समझौता किया। कब किया? जनवरी 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ में समझौता करके उसने जो स्लेस्विक और होल्स्टाइन की डचियां हैं, इन पर डेनमार्क के अधिकार को अस्वीकार कर दिया। अब चूंकि यूरोप का एक शक्तिशाली राष्ट्र ऑस्ट्रिया जर्मनी के साथ हो गया। हालांकि ऑस्ट्रिया से भी इसको लड़ना है, लेकिन फिलहाल के लिए इसने क्या किया? ऑस्ट्रिया को अपना मित्र बनाया, और इस मित्रता के नाते इसने डेनमार्क के अधिकार को अस्वीकार करा दिया। इसके बाद में 1864 में प्रसा और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना ने, दोनों की सेनाओं ने मिलकर के डेनमार्क की सेना को हरा दिया। अब जब हारा है तो संधि होगी। तो गैस्टाइन नामक स्थान पर गैस्टाइन की संधि होती है 14 अगस्त 1865 ईस्वी को। इसमें जर्मनी का राजा विलियम प्रथम और डेनमार्क का राजा फ्रांसिस जोसेफ दोनों मिलते हैं, दोनों संधि करते हैं। इस संधि के तहत होल्स्टाइन डची, देखिए यहाँ पर बिस्मार्क की दूरदर्शिता, उसकी कूटनीति। होल्स्टाइन की डची जहाँ जर्मन लोग ज़्यादा थे, उसको तो इसने दे दिया ऑस्ट्रिया को, आप रखो, क्योंकि उसको पता था कि भविष्य में यहाँ जर्मन ज़्यादा होंगे, विरोध करा करके हम ले लेंगे। लेकिन अगर डेनमार्क दे दिया तो डैन लोग तो साथ में आएंगे नहीं, इसलिए तो होल्स्टाइन तो दे दिया ऑस्ट्रिया को, और स्लेस्विक, लोवेनबर्ग ये प्रशा को मिल गए। वही प्रशा का बंदरगाह था, कील बंदरगाह, जिस पर किलेबंदी की पहले अनुमति नहीं थी। इसने ऑस्ट्रिया से इसकी अनुमति भी प्राप्त कर ली, और इस प्रकार से स्लेस्विक, लोवेनबर्ग और कील ये मिलकर के जर्मनी के एकीकरण का पहला चरण यहाँ पर पूरा हुआ। अब दूसरा चरण, अभी यहाँ मैंने बताया था ऑस्ट्रिया से युद्ध करना ही पड़ेगा, तो
तो ये ऑस्ट्रिया का मामला यहाँ पर आ गया। ऑस्ट्रिया प्रशा का युद्ध और प्राग की संधि। ऑस्ट्रिया और प्रशा आपस में लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि स्लेस्विग भी लेना है, होल्स्टाइन वापस लेना है, और कुछ क्षेत्र जो हैं वो इसके ऑस्ट्रिया के अंडर में हैं, उनको भी लेना है। लेकिन ऑस्ट्रिया वहाँ पर शक्तिशाली राष्ट्र था। वर्तमान की परिस्थितियों को अगर हम देखें तो आपने देखिए उत्तर में चीन हमें आके दिखा रहे हैं, कभी हमारी ज़मीन में घुसा था कुछ। तो वर्तमान सरकार, जिसको कि ज़्यादातर लोग मजाक में कहते थे फ्लाइट मोड में रहती है, घूमते रहती है, देश विदेशों का भ्रमण करती हैं, उसने क्या किया? उसने ठीक वही काम किया जो ऑस्ट्रिया के लिए बिस्मार्क ने उस समय किया था। बिस्मार्क ने विदेशी यात्राओं पर जोर दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से ऑस्ट्रिया अलग थलग पड़ जाए, अकेला हो जाए, इसके प्रयास किए। जैसे आज चाइना को अलग करने के लिए, और किया भी है। इधर जापान कह रहा है चाइना से जो भी कंपनियां बाहर जाएगी, दूसरे देशों में जाएगी, उसको सरकार मदद करेगी। उधर ताइवान चीन को आके दिखा रहा है, उधर अपने दक्षिण सी में, साउथ चाइना सी में अमेरिका बैठा हुआ है, उसको डरा रहा है। यानी कि चारों तरफ से उसको घेर लिया गया है। ठीक ऐसे ही ऑस्ट्रिया को घेरने के लिए बिस्मार्क ने प्रयास शुरू किए। उसने अंतर्राष्ट्रीय माहौल देखा जिसमें उस समय का यूरोप का शक्तिशाली राष्ट्र इंग्लैंड ने यूरोप के देशों में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। उसने कहा यहाँ पर मैं कहीं पर माथाफोड़ी नहीं करूँगा, मैं तो जो बाहर की दुनिया है वहाँ के अपने राज्यों को बढ़ाऊँगा और उनको अपने अधीन करूँगा। तो इंग्लैंड का इशू खत्म हो गया। दूसरा शक्तिशाली था फ्रांस। तो फ्रांस को ये कहा गया कि आपको राइन का प्रदेश दे दिया जाएगा। अगर हम लोग ऑस्ट्रिया से लड़ते हैं, फ्रांस किसी की तरफ से भी इस युद्ध में भाग नहीं लेता है, तो हम लोग क्या करेंगे? राइन का प्रदेश फ्रांस को उपहार में दे देंगे। तो फ्रांस को लगा बैठे बिठाए अपना राइन नदी तक प्रदेश फैल जाएगा, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तो वो शांत हो गए। इधर पोलैंड में विद्रोह चल रहा था, पोलैंड पर रूस का अधिकार था और वो पोलैंड वासियों से परेशान हो रहा था। तो जर्मनी ने अपनी सैन्य सहायता रूस के लिए भेजी, पोलैंड के विरोध को दबाने के लिए, और इस प्रकार से रूस की मित्रता भी इसको प्राप्त हो गई। अब ये सारे लोग जब इसके साथ में मिल गए तो जर्मनी को लगा कहाँ अब माहौल ठीक है। फिर आपको पता होगा दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण में जितना बाधक था उतना ही बाधक इटली के एकीकरण में भी था। तो उस समय इटली का जो सबसे प्रभुत्वशाली स्टेट था जिसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण होना था, सार्डिनिया। बिस्मार्क ने सार्डिनिया के साथ में एक समझौता किया। क्या समझौता किया? 1866 में किया, और समझौता ये किया कि अगर सार्डिनिया ऑस्ट्रिया से युद्ध करता है तो सार्डिनिया को वेनेशिया दिलवा दिया जाएगा, जो कि ऑस्ट्रिया के कब्जे में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी जर्मनी युद्ध करेगी तो दूसरी तरफ से इटली की जो है ऑस्ट्रिया पर हमला करेगी, और इस प्रकार से ऑस्ट्रिया पर दो तरफा हमला होगा तो उसको क्या करेंगे? जीतना आसान होगा। ये सब कूटनीतिक प्रयास करने के बाद में अब फाइनल एक्शन का टाइम। अब बिस्मार्क ने क्या किया? तो होल्स्टाइन में पहले भी बताया जर्मन लोग ज़्यादा थे और जर्मन लोग वहाँ पर ऑस्ट्रिया का विरोध कर रहे थे। उनका था कि हम जर्मनी के साथ में जाएंगे। इधर बिस्मार्क ने होल्स्टाइन के जर्मन लोगों को गुप्त रूप से सहयोग करना प्रारंभ कर दिया। जैसे कश्मीर में जो आतंकवाद चल रहा है और उसको पाकिस्तान सहयोग कर रहा है, वैसे ही यहाँ पर भी सहयोग हो गया। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया ने ड्यूक ऑफ ऑगस्टस के पक्ष में जो आंदोलन होल्स्टाइन में चल रहा था उसको प्रोत्साहित करना शुरू किया, उसको सहयोग करना शुरू किया, और जब ये दोनों तरफ से मामला खींचा तो युद्ध अवश्यंभावी हो गया।
3 जुलाई 1866 ईस्वी को सैडोवा कॉनिग्रास के मैदान में दोनों की सेनाएं आमने सामने आई और इस मैदान में ऑस्ट्रिया की निर्णायक पराजय हुई। ऑस्ट्रिया यहाँ पर हारा और प्राग की संधि हुई। 23 अगस्त 1866 ईस्वी को प्राग नामक स्थान पर दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुख मिले और उन्होंने संधि की। इस संधि के तहत जो हॉलस्टाइन का प्रदेश था, डची थी, ऑस्ट्रिया के कब्जे में थी, उसको ऑस्ट्रिया से प्रशा को दे दिया गया। फिर अपने प्रशा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मन परिसंघ का निर्माण किया गया और जैसा कि जर्मनी चाहता था, जैसा कि बिस्मार्क चाहता था, इस जर्मन संघ में ऑस्ट्रिया को बिल्कुल बाहर रखा गया, उसको जर्मन संघ का हिस्सा नहीं बनाया गया, ताकि भविष्य में भी वो किसी प्रकार का कोई भी दुविधा, कोई भी अड़चन पैदा नहीं कर सके। इस तरह से जर्मनी के एकीकरण का ये दूसरा चरण भी पूरा होता है। तो लगभग आधे से ज़्यादा का प्रदेश जो है जर्मनी का प्रशा के नेतृत्व में एक हो गया। अब तीसरा और थोड़ा मुश्किल वाला चरण है, वो था फ्रांस को हराना। तीसरा चरण है फ्रैंको प्रशियन युद्ध तथा फ्रैंकफर्ट की संधि। अब ये युद्ध हुआ, यहाँ पर फ्रांस को कहा गया था कि भाई आपको राइन का प्रदेश दे देंगे, आप तो चुपचाप बैठिए। बेचारा चुपचाप बैठा रहा, लेकिन बिस्मार्क को तो देना तो था नहीं, उसको तो केवल आश्वासन देना था, आश्वासन ही दिया। और इधर फ्रांस कह रहा था भाई तुमने कहा था अब दो मुझे, जिसने कह दिया भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा नेपोलियन की प्रतिष्ठा को धक्का लगा, फ्रांस की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। दूसरा, राइन प्रशा की विजय हुई ऑस्ट्रिया पर, इससे प्रशा की इज्जत बढ़ी, लेकिन फ्रांस की घटी कि देखो इसके पड़ोस में इतना शक्तिशाली राष्ट्र खड़ा हो रहा है और ये चुपचाप देखता रहा। तीसरा, उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण हो गया, फ्रांस को उसमें भी जगह नहीं मिली, तो इससे भी फ्रांस की इज्जत को, प्रतिष्ठा को धक्का लगा। नेपोलियन तृतीय, वो ये चाहता था कि किसी प्रकार से जो उसकी इमेज खराब हुई है अलग अलग युद्धों में, उसको पुनः प्राप्त किया जाए। उसको पुनः प्राप्त करने का तरीका क्या है, तो एक शक्तिशाली को कुचलना, एक को हराना। और इस समय प्रशा शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में तैयार हो रहा था, तो अगर मैं प्रशा को हरा दूं, प्रशा को डिफीट दे दूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, इज्जत वापस प्राप्त हो जाएगी। अब इन सब कारणों से इधर सैडोवा का बदला ये लोग लेना चाहते थे, फ्रांसीसी लोग। नेपोलियन ने प्रशा के सामने एक प्रस्ताव रखा लग्जमबर्ग को खरीदने का। ये एक प्रदेश था, फ्रांस के लिए महत्वपूर्ण था, तो उतना ही महत्वपूर्ण जर्मनी के लिए भी था। इसने कहा कुछ पैसे ले लो, लग्जमबर्ग मुझे दे दो। लेकिन जर्मनी के बुद्धिजीवियों ने, पत्रकारों ने, समाचार पत्रों ने, राजनीतिज्ञों ने और दूसरे जितने भी लोग थे, उन सब ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। नेपोलियन नाराज हुआ। उधर स्पेन की राजगद्दी पर कौन बैठेगा, इसका विवाद हुआ, जिसमें जर्मनी ने और फ्रांस ने अलग अलग लोगों का पक्ष लिया। तो ये जो कारण है स्पेन की राजगद्दी पर अधिकार के मामले को लेकर के, इस मामले ने इन दोनों को युद्ध के मैदान में सामने सामने खड़ा कर दिया। 15 जुलाई 1870 को फ्रांस और प्रशा की सेनाओं में युद्ध होता है, जिसमें विसेनबर्ग और ग्रावलांड के मैदानों में फ्रांस की पराजय होती है। फिर 2 सितंबर 1870 ईस्वी को प्रशा का सेनापति, जिसको कि विलियम प्रथम ने नियुक्त किया था, कौन था, वॉन मॉल्टेक के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को निर्णायक रूप से इसने पराजित किया और यहीं पर नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया कि मैं नहीं लड़ सकता, मैं अपना आत्मसमर्पण करता हूँ। सफ़ेद झंडे दिखा दिए। इस युद्ध के बाद में 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क ने वर्साय के विशाल विख्यात महल में विलियम प्रथम, जो कि प्रशा का सम्राट था, उसको जर्मनी के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक कराया, क्योंकि फ्रांस तो हार गया था और फ्रांस के अधिकृत जो भी क्षेत्र था वो
रशा को मिलना तय था। 21 फरवरी 1871 को फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर दोनों देशों के प्रमुख मिले और इसमें फ्रांस ने, इस संधि के तहत फ्रांस ने मेज, स्ट्रामबर्ग, अल्सास और लॉरेन के प्रदेश जर्मनी को सौंप दिए। यानी कि ये जैसे ही प्रदेश सौंपे गए, पूरा जर्मनी एकीकृत हो गया। जर्मनी के सारे क्षेत्र जर्मनी के अधिकार क्षेत्र में आ गए। दूसरी जो इसकी शर्त थी वो ये थी कि फ्रांस जिसने कि युद्ध को शुरू किया, वो युद्ध क्षति के रूप में 20 करोड़ पाउंड जो कि इंग्लैंड में मुद्रा चलती है, और उस समय आज जैसे डॉलर सबसे मजबूत मुद्रा है, वैसे उस समय पाउंड सबसे मजबूत मुद्रा थी। 20 करोड़ पाउंड की रकम जो है युद्ध क्षति के रूप में जर्मनी को देना स्वीकार किया। किसने? फ्रांस ने। फ्रांस ने कहा मैं जर्मनी को दूंगा। इस प्रकार से ये जो है जर्मनी का पूरा एकीकरण समाप्त हुआ। हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा एकीकरण है वो विलियम की कुशाग्र बुद्धि, विलियम को मनुष्य परखने की जो शक्ति थी वो, और बिस्मार्क की कुशल कूटनीति, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय सोच समझ, दृढ़ संकल्प, साहस तथा लोह और रक्त की नीति ने जर्मनी के एकीकरण को पूरा किया, जर्मनी को एक देश के रूप में स्थापित किया। धन्यवाद।